चलो आज प्रतिबल देखेंगे। कल का मैं आवाज सरसरा रहा था, उस सरसराने वाला आवाज को हटाया हूं ना, उसका नॉइस को। तो आवाज थोड़ा सा हल्का कट कट के आया है। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा उसको, वैसे ही डालूंगा। अभी कार्य ऊर्जा चल रहा है। हाँ, ग्रेविटी कैसे डलाएगा? हाँ, हो सकता है। उसको प्राइवेट करूंगा। प्राइवेट करूंगा उसको। प्राइवेट कर दूंगा उसको। मैं वो दूसरे के चक्कर में दूसरा हो गया होगा, लो ना उसको सुधारेंगे। या ब्रो। चलो हम लोग का क्या था? अभी हम लोग बहुत पीछे है ना। अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैं। तब तक ऑनलाइन में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय में। उसका थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट हुआ है, थर्ड हुआ है। हाँ। कार्य ऊर्जा प्रमेय अभी 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर तुम लोग का इसमें आओगे। कणों के निकाय गुणनी गति, है ना। उसके बाद ग्रेविटी है। उसके बाद उपग्रहों की गति है, फिर कहीं जाकर है। वो पार्ट 1 को निकाल डाला हूँ मैं गलती से। हो सकता है कलिच कलिच आया है क्या? या पहले डला होगा, कोई देखे नहीं होंगे। चलो हम देखते हैं। हम लोग कहाँ थे? प्रतिबल। हम्म। प्रतिबल क्या है देखो। जब किसी, मान लो एक स्प्रिंग है, उसी से समझो प्रतिबल। मान लो कोई स्प्रिंग है ना। इस पर हम लोग क्या लगा दिए? एक भार लगा दिए, mg, जिससे वस्तु नीचे आ गई और ये थोड़ा सा फैल गया। ये फैल करके यहाँ आ गया, मान के चलो यहाँ। ये उसका साम्य अवस्था था, मतलब सामान्य अवस्था में था। स्प्रिंग लटकाए तो फैल के यहाँ आ गया, यहाँ तक। ये एल लंबाई का था स्प्रिंग। और जब इसको mg लगाए तो डेल एल लंबाई का मतलब क्या हो गया? लंबाई में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया, वृद्धि हो गया। तो देखो क्या होता है। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, बल का काम कौन कर रहा है? ये। तो विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का क्या करता है? एक प्रत्यानयन बल लगता है, जो इस परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है ना, साम्य अवस्था में आने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। जो वस्तु में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। मतलब यहां पर हम लोग का क्या लगेगा? आंतरिक प्रतिक्रिया बल, है ना। जो यही क्या है? प्रत्यानयन बल है। कृपया सुरुक सुरुक को ध्यान ना देवे, है ना। आंतरिक प्रतिक्रिया बल, अब समझो। प्रतिक्रिया बल ये क्यों हुआ? क्योंकि क्रियाबल हम लोग का कहां लग रहा है? यहां लग रहा है। ये है क्रियाबल। ये एक्शन फोर्स है और ये उसका क्या है? रिएक्शन फोर्स है। इसलिए इसको प्रतिक्रिया बल कह रहे हैं। और यही प्रतिक्रिया बल जो है, ये वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। एक बल इधर रखता है हम लोग का, जो कहलाता है हम लोग का एक्शन फोर्स। और एक इसी को इसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है, आरएफ, रिएक्शन फोर्स, है ना। जो वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिक्रिया बल, जो शॉर्टकट में हम लोग का क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल, है ना। और यह बल जो है इस बल के बराबर होगा। और यह बल कैसा है? एक्शन फोर्स। इस एक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? विरूपक बल। विरूपक बल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब इसको लटका रहे हैं तो इसमें एक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इसकी आकृति आकार आयतन में परिवर्तन हो रहा है। और जो बल आकृति आकार या आयतन में परिवर्तन करे वो क्या कहलाता है? विरूपक बल। और इस विरूपक बल के बराबर कौन सा होगा? प्रत्यानयन बल। जब विरूपक बल हटा लेंगे तो प्रत्यानयन बल इसको खींच के क्या करेगा? प्रारंभिक अवस्था में वापस ला देगा। ठीक, तो ये हम लोग का एक्शन फोर्स है जो विरूपक बल के रूप में है, और ये रिएक्शन फोर्स है जो किस रूप में है? प्रत्यानयन बल के रूप में है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, विरूपक बल और प्रत्यानयन बल। ठीक, तो वही है हम लोग का। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? किसी वस्तु के अनुप्रस्थ से काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। या ऐसा कह सकते हो, प्रत्यानयन बल और क्षेत्रफल के अनुपात को, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कैसे समझे? खीरा को काट दो। खीरा को, खीरा रहता है ना, खीरा को काट दो। और खीरा को काटने के बाद ऐसे काट करके उसको ऐसे खिसका के देखोगे तो वो हम लोग का क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मान लो एक खीरा है, ये खीरा है। ठीक, अब इसको ऐसे काट दिया, ये कट गया खीरा। अब इसको ऐसे करके देखोगे तो यही हम लोग का क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है।
ठीक, इसको और यहां से काट लो, फिर ऐसे देख लो, ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये जितना हम लोग का है ना, ये वाला सरफेस, ये सब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, तो वही को बोल रहा है हम लोग को क्षेत्रफल कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु में लगने वाले प्रत्यानयन बल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को एक कर दें, मतलब एकांक कर दें, तो एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, तो एक परिभाषा ऐसा आएगा कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, 60 का क्षेत्रफल भी लिख देते हैं, अनुप्रस्थ काट के, शुरू उसको लिखना है, वस्तु वस्तु जैसे दिख रहा है, किसी वस्तु में हाँ लगने वाले प्रत्यानयन बल व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, हाँ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। अगर परिभाषा लिखोगे तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और ये बल कैसा होगा, प्रत्यानयन बल, है ना, प्रत्यानयन बल। शॉर्टकट में लिखोगे तो प्रतिबल जो होता है हम लोग का, वो होता है F बटे A के रूप में। यदि A का मान हम लोग एक हो, एक A का मान एक कर देते हैं, मतलब हम लोग का जो ये प्रतिबल ये है क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको एकांक कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग का प्रतिबल जो है, प्रतिबल है, वो बराबर हो जाएगा किसके, F के। F क्या है हम लोग का, प्रत्यानयन बल। और यहां से एक परिभाषा हम लोग का निकल के आएगा कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल वाले, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल वाले भाग पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा हम लोग का यहां से निकल के आता है, तो चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 3 प्रकार का होता है ना, जैसे विकृति हम लोग का 3 प्रकार का था, वैसे ही प्रतिबल भी हम लोग का 3 प्रकार का होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सॉरी क्या क्या था, हाँ आयतन प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अपरूपण, है ना, नाम अलग अलग रहता है इसमें। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल दे देते हैं उसी को, एक ठो को, है ना, जो आयतन प्रतिबल है ना, उसका नाम को बदल के इसमें दे दिया है अभिलंब प्रतिबल, वही छ दोनों। और उसके बाद अपरूपण प्रतिबल है, तो उसको डिटेल जानने का जरूरत नहीं है, बस वो 3 प्रकार का होता है ना, बस उतना ही जानो। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अंतर्गत 2 ठो आता है, हम लोग को एकदम ही डिटेल नहीं जानना है, बस ये 3 प्रकार का होता है। जैसे विकृति 3 होता है, वैसे ही ये भी 3 होता है। जैसे विकृति में क्या क्या था, विकृति में 3 प्रकार का होता था ना, पहला होता था अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा होता था आयतन विकृति, और तीसरा क्या होता था, अपरूपण विकृति, है ना। वैसा ही जब हम लोग इसमें जाएंगे प्रतिबल में, प्रतिबल में तो ये भी 3 प्रकार का होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और आयतन प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। बुक में तुम लोग का आयतन के जगह में दे दिया है अभिलंब, ऐसे करके अभिलंब प्रतिबल, दोनों का सेंस वही है कहने का। ठीक, तो हम लोग को उतना डिटेल नहीं जानना है, हम लोग का खाली विकृति में तीनों को देखे थे अच्छे से, इसमें प्रतिबल में हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। उसके बाद हुक का नियम देखेंगे, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक, हुक का नियम, हुक का, हाँ हुक का नहीं है, हुक का नियम है, हाँ हुक का गांजा वाला नहीं है। का सोच के नाम रखी से हुक का नियम, क्योंकि आप देखो हुक का बार, ये हुक का नियम है ना। हुक का नियम क्या कहता है, एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, जिसने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया, एक लंबा तार ले लिया,
तार या स्प्रिंग जो भी है, तार ले लो या स्प्रिंग ले लो जो भी, उसमें कुछ चीज लटका दिया। अब लटकाने से उसकी लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया, जिससे उसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। इन्हीं दोनों को देख देख कर वो क्या किया, दिन रात मेहनत किया, बिना नहाए धोए वो प्रयोग किया, है ना, और बिना नहाए धोए बहुत सारा प्रयोग किया, और फिर उसके बाद अपना नियम दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हुक का नियम। ठीक, तो हुक के नियम के अनुसार क्या होता है भाई, हुक का नियम क्या कहता है, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, है ना, किसी तार में होने वाला जो फैलाव है या विस्तार है, वो उस तार पर लगाए गए भार के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी तार में, किसी तार में फैलाव होता है या विस्तार होता है, तो वो लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा वेट लगाते जाओगे उतना वस्तु में क्या होते जाएगा, फैलाव होते जाएगा, है ना। मान लो एक बार का मान के चलते हैं, मान लो ये कोई तार है या स्प्रिंग है, मान के चलो ये सामान्य अवस्था में इतना था, है ना। हम लोग क्या किए, इस स्प्रिंग में हम लोग क्या कर दिए, एक 5 किलो का हम लोग भार को लटका दिए, 5 किलो का। तो 5 किलो का भार को लटकाए तो स्प्रिंग इतना में होना था सामान्य अवस्था में, ये स्प्रिंग लटक के यहाँ आ गया, यहाँ 5 किलो का। ठीक, इतना का विस्थापन हुआ डेल एल का। अब हम लोग क्या किए, हुक ने करके देखा कि क्यों ना मैं इस जो वेट है इसके वेट को बढ़ा दूं मैं, है ना। उसने क्या किया, जो सामान्य अवस्था में हम लोग का स्प्रिंग था, इसने क्या किया, 10 किलो का लटका दिया। तो 10 किलो का जब लटकाया तो थोड़ा सा और फैल गया, यहाँ 10 kg का। तो अब देखो ये डेल एल, इसकी तुलना में लंबाई में ज्यादा परिवर्तन हुआ है ना। तो उसी को उसने देखा तो कहा कि यदि स्वतंत्र पूर्वक कोई अगर वस्तु स्थिर है ना, तो उस पर अगर हम लोग जितना ज्यादा वेट लगाएंगे वस्तु के तार में उतना ही क्या होगा, फैलाव होगा, विस्तार होगा। तो उसी को उसने कहा, और ये फैलाव या विस्तार क्या है, विकृति है, जो उसकी आयतन आकार या अवस्था में क्या करे, परिवर्तन करे, वही तो विकृति कहलाता है ना। तो यही विकृति है। तो उसने कहा कि प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला, प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अब प्रतिबल क्या है, यही जो तुम लगा रहे हो, जिसके कारण बल हो रहा है, जिसके कारण तार क्या हो रहा है, खिंचा रहा है। और खिंचाव हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें विकृति उत्पन्न हो रहा है। जितना ज्यादा तुम बल लगाओगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, है ना। अगर बल का मान बढ़ाते हो, बल कहने का मतलब जो वजन है, वेट है ना, जो तुम लटका रहे हो उसका मान को बढ़ाते हो, तो ये वाला जो लंबाई है इस तार का जो खिंचाव है वो भी अपने आप ही क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब जो तार का विस्तार होता है, तार का जो विस्तार होता है वो उस पर लटकाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। भार जितना ज्यादा करोगे तार का विस्तार उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना, तार का विस्तार कहने का मतलब वही है, उसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसी को हुक ने अपना नियम दिया कि प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, लिमिट में करना है ना प्रत्यास्थ की सीमा। ऐसा नहीं कि मरते दम तक वो झाझा 1 टन का लगा दिए तो वो तो टूट के गिर जाएगा नीचे। मतलब हम लोग को एक लिमिट दे दिया है, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत खींचो मगर प्यार से, है ना, खींचो मगर प्यार से। तो वैसी है, मतलब एकदम लिमिट हमको रखना है, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत कार्य करना है, कोई भी कार्य करना है ना। ऐसा नहीं कि इकट्ठा 10 किलो या 1 टन का भार को लेकर तुम लोग लटका दिए और टूट गया, तो हम लोग का कहाँ आ गया, प्रत्यास्थ का सीमा। तो उसीलिए बोल रहा है खींचो मगर प्यार से, सीमा के अंतर्गत हम लोग को करना है जो भी करना है। ठीक, ये हो गया प्रतिबल बटे प्रतिबल जो है अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। यही हम लोग का बोला कौन, हुक बाबा। और इसका नियम का सबसे मेन चीज ये है, इसका लिमिट ये है कि इसको हम लोग को जो भी करना है वो प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत करना है। प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत जो भी तुम लोग कार्य करोगे, है ना, वो प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत करोगे। इससे बाहर गए तो हुक का नियम खत्म है, क्योंकि इससे बाहर गए, ज्यादा लटका दिए तो तार टूट जाएगा और वो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस कहाँ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और वही तो काम है। ठीक, और प्रतिबल कौन है, यही तो है प्रतिबल, बताया ना अभी। ये वाला एक्शन फोर्स है जो कैसा है, प्रतिबल, और एक इसको प्रारंभिक अवस्था में वापस लाने का प्रयास करेगा रिएक्शन फोर्स, जो क्या है, प्रत्यानयन बल है। तो अभी कौन कार्य कर रहा है, प्रतिबल, और ये उत्पन्न क्या हो रहा है, विकृति, है ना। तो प्रतिबल जो है विकृति के अनुपाती होता है। जितना ज्यादा तुम प्रतिबल लगाते जाओगे उतना ज्यादा विकृति होते रहेगा, लेकिन प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत। उससे ज्यादा लगाए तो टूट जाएगा। ठीक, ये होता है। चलो समझ गए इसको, चलो लिखते जाओ। चलो लिखो, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, या इस नियम के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हो, या सीधा लिख लो, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत। थोड़ा सर्जी है, कंप्रोमाइज करना
प्रत्याश की सीमा के अंतर्गत, सोन पापड़ी लाऊ कहा था, छोड़ी थोड़ा सा। प्रत्याश की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया। अब इधर देखो, उसके बाद इधर को लिखना है, पहले देख लो, है ना। तो अर्थात हम लोग लिखेंगे प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमणपाती लिख दिए। जब अनुक्रमणपाती हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है नियतांक ई, और ये ई गुणित क्या हो जाएगा, विकृति। जहां ई क्या है, हाँ, तो देखो तो प्रतिबल प्रतिबल बराबर अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा, जो क्या होगा, ई होगा, और ई गुणित क्या हो जाएगा, विकृति। जहां ई क्या है, अनुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यंग, जवान प्रत्यास्थता गुणांक। जवान नहीं कहते, है ना। अब देखो, अगर हमको ई का मान चाहिए, यहां से देखो, यहां से अगर हमको ई का मान चाहिए तो इसको इधर लाओगे, मतलब प्रतिबल बटे विकृति, ये वाला। तो यहां से एक परिभाषा और निकलेगा, किसका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। क्या परिभाषा, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। समझे। चलो इतना को नोट करो, फिर यहां पर लिखवाता हूं। चलो लिखो, अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का परिभाषा लिखो। ये भी उसी के अंतर्गत है ना, प्रत्यास्थ की सीमा के, उसी में लिखो, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हो गया, हो गया। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को लिख लो सीधा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हल्की हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक, अब उसी के नीचे अब हेडिंग डालो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का होता है। हाय हाय हाय, तीन प्रकार का होता है ना। पहला पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यंग, सॉरी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलोगे, प्रत्यास्थता गुणांक बोलोगे,
उसको सुधार लो, खाली प्रत्यास्थता है, यंग उसका प्रकार है। जहां जहां यंग लिखे हो उसको काट के खाली प्रत्यास्था करो। हाँ, एक जगह और होगा ना मेरे ख्याल से। हाँ, ये खाली प्रत्यास्थता होगा। यंग को काट दो, यंग अभी आएगा। यंग पढ़ा। हाँ, जहां जहां यंग है वहां काटो ना, यंग अभी से चालू होगा। और क्या है ना, पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया है, यंग वाला अच्छे से याद है तो इसीलिए यंग यंग आ जाता है। चलो, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, चलो। हो गया। यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको जवान गुणांक कहते हैं, या इसी को यंग मापांक कहते हैं। यंग मापांक। ठीक। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा होता है हम लोग का दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक। ठीक, तीन प्रकार का होता है हम लोग का प्रत्यास्थता गुणांक। एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक इसको कहते हैं। यंग मतलब जवान नहीं होता, यंग मतलब यंग होता है। दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा है हम लोग का दृढ़ता गुणांक। हमन का देख बोता है, देख। हो गया। उसके बाद तीन ठो लिख लिया। पहला हेडिंग डालो यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक। हाँ, इसको हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे, इसका हल निकालेंगे, क्या क्या है इसको देखेंगे टुकुर टुकुर। हो गया। देखो, इसका पहले तो परिभाषा देखें। परिभाषा क्या है? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है, ये केवल ठोसों में पाया जाता है। ठोस मतलब जिसकी लंबाई में हम लोग क्या कर सके? परिवर्तन कर सके, है ना। द्रव और मतलब जो लंबाई है, लंबाई में जो परिवर्तन होगा वहीं पर आएगा हम लोग का क्या? यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक हम लोग का। ठीक। और हम लोग का ये केवल और केवल ठोसों के लिए लागू होता है, ठोस के लिए। द्रव और गैस के लिए लागू नहीं होता। द्रव और गैस के लिए लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि द्रव और गैस में तुम लोग लंबाई नहीं पाओगे। द्रव और गैस में केवल क्या होता है? आयतन होता है। ठीक, इसलिए द्रव और गैस में लागू नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है? ठोस में लागू होता है। तो लंबाई है, इसलिए ये अनुदैर्ध्य विकृति, है ना, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक। तो चलो लिखो परिभाषा उसी में। और ये सब जितना भी है हुक के नियम से आ रहे हैं ना, तो सब प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत आएगा। भूलना मत, पेपर में भी जब लिखोगे ना तो सब हुक के नियम से ही हम लोग का रहा है। तो सब में परिभाषा लिखने के पहले एक लाइन वही आएगा, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत। जहां जहां तुम लोग परिभाषा दोगे वहां वहां प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत ही आएगा। उसको छोड़ना मत, नंबर कट जाता है। अगर अच्छा चेक करने वाले आएंगे तो आधा नंबर काट देते हैं उसी परिभाषा में। भले ही तुमको पता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, लेकिन उसको देना जरूरी है कि जो भी हो रहा है हम लोग का किसके अंतर्गत हो रहा है? प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत। तो उसको भूलना मत, उसको कंठस्थ कर लेना, है ना, क्योंकि हुक के नियम से ही सब चल रहा है। तो लिखो उसी में, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, अब जो भी सीमा है, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य लिखने जानते हो ना? हाँ, प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। समझे? अब समझो, समझना ना। मान लो, मान के चलते हैं कि एक हम लोग का क्या है, दृढ़ आधार है जिससे हम लोग कुछ चीज को बांध के चले। मान लो एक तार है, ये तार है, और एक चीज समझना, भले चित्र में ये बढ़िया दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, लेकिन यह याद रखना कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ऐसे तारों के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य हो। मतलब लंबाई तुम लोग का हद से ज्यादा हो लेकिन उसका जो मोटाई है कुछ ही मत हो, पतला तार कहने का मतलब है ना। जैसे 10 मीटर 20 मीटर का तार ले रहे हो, है ना, और उसकी मोटाई कितनी है, 0.1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर, एकदम लंबाई की तुलना में हम लोग का मोटाई नगण्य होना चाहिए। वैसे तार के लिए ही हम लोग का क्या उपयोग होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, हाँ, कुछ भी है, पतला तार जो भी है, वायर, है ना। हाँ, ठीक। तो ये है। तो मान लो एक तार है जिसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। बुक में कैपिटल एल दिया है, परिवर्तन को स्मॉल एल दिया है, तो मैं डेल से बताया हूं परिवर्तन, तो मैं उसी से बताऊंगा। ठीक, तो मान लो एक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है, एल है ना। इस तार में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लटका देते हैं, मान लो द्रव्यमान का, है ना, कुछ वस्तु लटका देते हैं जिससे एम द्रव्यमान का, जिससे वस्तु की लंबाई बढ़ेगी। मान लो वस्तु की लंबाई बढ़कर यहां हो जाती है, यहां तक आ जाती है, यहां तक आ जाती है। कितना बढ़ गया, डेल एल। ठीक, समझे इतना? बस अब इसी का माना फलाना लिखना है। तो जैसे देख लो, माना एक तार, माना एक तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितना है, स्मॉल एल है ना। अच्छा, अब इसकी लंबाई अगर हम लोग ले ले स्मॉल एल, तो अच्छा, इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आना है क्योंकि प्रतिबल में हम लोग का क्या आता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, तो माना एक तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल कैपिटल ए है। यदि इस पर विरूपक बल लगाया जाए, जो ये हम लोग लटकाए हैं चीज, ये क्या कर रहा है, विरूपक बल तो लगा रहा है ना। यदि इस पर विरूपक बल लगाया जाए तो तार की लंबाई में कितने की वृद्धि हो जाती है, डेल एल की वृद्धि हो जाती है। तो यहीं पर लिखेंगे, यदि आ, तार पर विरूपक बल एफ लगाया जाए तो तार में डेल एल की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यंग प्रत्याशा गुणांक याद करना है, तो पहले हमको अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान चाहिए और अनुदैर्ध्य विकृति का मान चाहिए, और इन दोनों का अनुपात करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यंग प्रत्याशा गुणांक। तो तार में डेल एल की वृद्धि हो जाती है, तब हम लोग निकालेंगे पहले क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और सूत्र क्या है अनुदैर्ध्य प्रतिबल का, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब जो प्रत्यानयन बल है उसका क्षेत्रफल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ बाई ए, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिए हैं, ए लिए हैं। समझे इतना? उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसमें, विकृति में, है ना। तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अब विकृति का कैसा है परिभाषा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल एल, प्रारंभिक लंबाई कितना है, एल। क्योंकि विकृति क्या बताता है, भिन्नात्मक परिवर्तन, भिन्न के रूप में है, भिन्नात्मक परिवर्तन। इन दोनों मान को कहां पर रखेंगे, यंग प्रत्याशा गुणांक के सूत्र में रख देंगे। ठीक, तब यंग प्रत्यास्थता गुणांक
कैपिटल वाई बराबर, अब इसको फिर नहीं लिख रहा हूं, सीधा सीधा मान रख रहा हूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है, एफ बटे ए, तो एफ बटे ए बटे अनुदैर्ध्य विकृति कितना है, डेल एल बटे एल, तो डेल एल बटे कितना हो जाएगा, एल। तो वाई बराबर, अब बटा का बटा है तो कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा, एल ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एल बटे ए इंटू डेल एल। होगा इतना, समझ गए ना। अब देखो यही हम लोग का तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यही हम लोग का क्या है, पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। चाहो तो एकांक अगर कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी चलेगा। और एक परिभाषा इसी को हम लोग छोटा सा और कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो बुक में यहां तक दिया है ना, यहां तक है हम लोग का। अगर और बढ़ाना चाहो, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, एक। अब समझो, यदि यही समझते जाओ, जो बल लग रहा है नीचे की ओर, ये कैसा है, नीचे की ओर द्रव्यमान mg, तो हम लोग का F बराबर कितना हो जाएगा, mg, हो गया। और A जो है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब मान लो ये हम लोग का तार है, और तार को मैं ऐसे करूं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला है, और ये कैसा है, वृत्ताकार है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो जो बोला वो परिधि का है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इसी मान को रख दें, तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है ना, बुक में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा, f के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, mg, और l का l बटे a के जगह में कितना रख दोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। ये भी होता है हम लोग का क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये बुक में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा है, मैं बता रहा हूं, है ना। ऐसे करके भी ला सकते हो इसको। ठीक, लाना चाहो तो कई प्रकार से बनता है, कई तरीके से बढ़ा के छोटा करके, है ना। और बुक में तो और दिया है लंबा, तो हम लोग यहीं तक ला के छोड़ देते हैं। बस इतना ही रखो, यही अंग प्रत्यास्थ गुणांक है। हाँ हाँ हाँ, बना लो ना, जरूरी है। समीकरण एक यहां से चालू करना ना, अर्थात करके ये वाला करके पूरा। समीकरण 1 व 2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक हैं। ठीक, ये संभव नहीं है हम लोग का व्यवहार में, मान के चलते हैं, क्योंकि तार की लंबाई को दुगना करोगे तो प्रत्यास्थ की सीमा के बाहर हो जाता है। नोट करो चलो इसको।